जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 के पेपर। तो पेपर वन को पहले हम देखेंगे और इसमें हम 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे, इसलिए हम केवल प्रश्न और राइट आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपराधी बहाव मतलब डेलिक्वेंट ट्रिप्ट की अवधारणा किसने दी है? तो डेविड मार्टजा ने दी है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से त्याग कर दूसरी भूमिका को अपना लेता है तो इसके मध्यवर्ती अवधि को क्या कहेंगे? मध्यवर्ती अवधि अर्थात ट्रांसमिशन फेज को हम कहते हैं भूमिका संक्रमण। तो क्या कहेंगे? भूमिका संक्रमण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुअनुबंधी समूह का उदाहरण नहीं है? जहाँ से बहुअनुबंधी समूह के उदाहरण नहीं है तो परिवार हो जाएगा, जनजाति होगी, जाति होगी, लेकिन हमारा आयु समूह नहीं। क्या नहीं है? आयु समूह नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित और सहज में विभाजित किया है? तो सामाजिक नियंत्रण के संगठित, असंगठित और सहज की बात करते हैं गुरविच और मुरे, चार्ल्स गुरविच और मुरे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम या किन्हें प्रथम महिला समाजशास्त्री कहा जाता है? तो प्रथम महिला समाजशास्त्री हैरियट मार्टिनो है। तो ये अगस्त काम्टे की ही समकालीन मानी जाती है। तो हैरियट मार्टिनो को कहा जाता है। अगला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार छूता है, देखता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उस वस्तु के संकेत मस्तिष्क में अवशेषों के रूप में रह जाते हैं। तो वस्तु का संकेत उस बच्चे के मस्तिष्क में अवशेषों के रूप में रह जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संज्ञानात्मक मानचित्र। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र। अगला है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के स्तरों का सही क्रम जो है क्या है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे के आधार पर कैसे होता है? तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले संवेदी मोटर होता है, उसके बाद पूर्व परिचालन, उसके बाद मूर्त या कंक्रीट परिचालन या फिर फॉर्मल परिचालन। तो क्या क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर हो जाएगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अगला है, किसने कहा था कि विशेष व्यवस्था में किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वह उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है? तो किसी विशेष व्यवस्था में किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है उसे उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। यह स्टेटमेंट राल्फ लिंटन की है। किसकी? राल्फ लिंटन की। अगला है, सोशल कंट्रोल ए सर्वे ऑफ फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर पुस्तक किसकी है? तो सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है? ये सोरोकिन की है। किसकी? ये रास की है। रास ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है। अगला है, इनइक्वालिटी अमंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनइक्वालिटी अमंग पुस्तक की बात करते हैं आंद्रे बेते। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण की संरचना को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो नाम मात्री होता है, नॉमिनलिस्ट, और दूसरा यथार्थवादी। तो उपरोक्त में से किस तरीके में सामाजिक वर्ग, अभिजात, परिस्थिति समूह और जातियों को एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है? तो सामाजिक वर्ग, अभिजात,
परिस्थिति समूह जातियों को एक इकाई माना जाता है। यथार्थवादी जो वास्तविक है, जो हमें दिखाई दे रही है, तो यथार्थवादी हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा है समाजशास्त्र के विषय में। तो समाजशास्त्र सामाजिक मुद्दों और व्यवहारों के स्वरूपों का समझ प्रदान करता है, सही बात है। समाजशास्त्र केवल सामान्य समझ प्रदान करता है, ये बात हमारी गलत है। अगला है, समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि हम दुनिया को जिस तरह देखते हैं वह क्यों देखते हैं, तो ये भी बात सही है। समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज क्यों और कैसे बदलता है, परिवर्तन क्यों होता है समाज में, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि समाजशास्त्र केवल सामान्य समझ या सेंस की बात करता है, गलत है, कॉमन सेंस की बात करता है। अगला है, समाजशास्त्रीय दृष्टि में समायोजन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो समायोजन में क्या होता है कि जो पक्ष एकोमोडेशन, जहाँ संघर्ष होता है वहाँ समायोजन कराया जाता है। तो अव्यक्त शत्रुताओं के बावजूद शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों या समूहों का समायोजन, मतलब दो लोग झगड़ा किए हैं, संघर्ष किए हैं, तो उनके बीच समझौता करवाना ही समायोजन है। ये समायोजन की विशेषता है। अगला है, लेबलिंग सिद्धांत किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो लेबलिंग की बात करते हैं हार्वर्ड बेकर और गॉफमैन, ये सब लेबलिंग थियरी की बात करते हैं। तो इन्होंने सामाजिक संपर्क दृष्टिकोण के रूप में देखा है इसको, सामाजिक संपर्क दृष्टिकोण। अगला है, आगमन और निम्नकाप सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी कुछ आदतों का प्रतिरोध पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी एक नहीं है? तो इसके अनुसार आगमन, तो उन्होंने वृद्ध लोगों की रूढ़बद्धता की बात की है, शारीरिक बाधाओं से आदतों में बदलाव की बात की है, मस्तिष्क की आदतें बात की है, स्थापित कानून की बात आगमन निम्नकाप नहीं करते हैं कि स्थापित कानून हमारी आदत में नहीं शामिल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थापित कानून। अगला है, इंट्रैक्शनल वैंडलिज्म का अर्थ क्या है? तो अंतःक्रियात्मक वैंडलिज्म की बात कौन करते हैं? तो इन्होंने कहा कि वैंडलिज्म मतलब जब हम वार्तालाप के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। इसको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं कि भाई किसी नियम को हम जानबूझकर तोड़ते हैं और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं, तो इंट्रैक्शनल वैंडलिज्म कहलाता है। तो सेकेंड हो जाएगा। अगला है, वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह का उदय किससे होता है? तो परिस्थिति समूह का उदय किससे होता है? समुदाय से। किससे? समुदाय से। हटन एवं हंट ने निम्नलिखित में से विचलन के प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है। तो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक विचलन की बात करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक की बात करते हैं, सामाजिक और कानूनी विचलन की बात इन्होंने नहीं की है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा कि इन्होंने सामाजिक और कानूनी विचलन की बात नहीं की है। अगला है, पार्सन्स के अनुसार संस्कृति की क्या भूमिका है? कल्चर की, पार्सन्स के अनुसार। तो इन्होंने कहा संस्कृति जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त करती है, जोड़े रखती है। सामाजिक जगत के सभी तत्वों को एक साथ जोड़ के सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है संस्कृति। तो ये हो जाएगा सेकंड। अगला है, डिसूजा, विक्टर डिसूजा के अध्ययन में 1968 में इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ नामक पुस्तक लिखी। उसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा यह एक सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। इन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ सिटी है, अगर उसके संगठन को देखना है तो वर्ग प्रणाली के संदर्भ में देखा या समझा जाना चाहिए। अगला है, जॉनसन के अनुसार समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है? तो किसके अनुसार? जॉनसन ने निश्चित भूभाग की बात की है, यौन प्रजनन की बात की है, सर्वव्यापी संस्कृति की बात की है, समयबद्धता की बात इन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेतई के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इन्होंने
वेबर से प्रभावित होकर उनके क्लास, स्टेटस एंड पावर के स्थान पर भारत में क्लास, कास्ट एंड पावर की बात कही है। कहा है कि वर्ग, जाति और संस्कृत सामाजिक स्तरीकरण के 3 आयाम के रूप में इन्होंने चर्चा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला है मीड के सामाजिकरण के सिद्धांत में तकनीकी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। तो तकनीकी पूर्वाग्रह का मतलब है राजनैतिक परिवर्तन के बजाय तकनीकी समाधानों पर विश्वास करना। अगला है सामाजिक जीवन की ज्यामिति। सामाजिक जीवन की ज्यामिति को विकसित करना ही समाजशास्त्र का कर्तव्य है। यह कथन किसने दिया है। तो यह जॉर्ज सीमेल का स्टेटमेंट है। ज्योमेट्री का प्रयोग कौन करते हैं समाजशास्त्र में, जॉर्ज सीमेल। तो ये अभी नेट में ही भी इसका जो है क्वेश्चन मैचिंग में पूछता था। तो यहाँ राइट आंसर जॉर्ज सीमेल हो जाएगा। अगला है किसके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यतः कुलीन तंत्र में बदल जाएगी। तो प्रत्येक नौकरशाही कुलीन तंत्र की बात कौन करते हैं, रॉबर्ट मिशेल। अगला किसने माना कि हम किसी स्व के साथ पैदा नहीं होते, हम सामाजिक अनुभव और अंतःक्रिया के माध्यम से स्व को विकसित करते हैं। किसके कारण, सामाजिक अनुभव के इंटरेक्शन, इन सब के माध्यम से स्व का विकास होता है। जीएच मेड कहते हैं। अगला है प्रकार्यात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था। प्रकार्यात्मक की बात करते हैं तो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न थोड़ा सा क्या है, इसमें त्रुटि दिया है। क्या यहाँ होना चाहिए कि स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात सबसे पहले किसने किया था। तो डेविस और मुरे ने किया है। अगर केवल प्रकार्यात्मक दे रहा है तो प्रकार्यात्मक की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। शब्द की सबसे पहले चर्चा की है। उसको सिद्धांत के रूप में विकास की बात करते हैं दुर्खीम। उसके बाद पार्सन्स, मर्टन, ये सब ने बात की है, लेकिन आयोग ने आंसर 4 माना है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा घुरिये द्वारा बताए गए 6 लक्षणों में नहीं आता। किसका, अब घुरिये ने किसकी विशेषता बताई है भी नहीं बताया। तो यहाँ होना चाहिए कि जाति की विशेषता के रूप में घुरिये ने कौन सी विशेषता नहीं बताई है। तो उन्होंने खंडनात्मक स्वरूप बताया है। पदानुक्रम की बात करते हैं, समूहों में पदानुक्रम। विवाह में जाति अंतर्गत, मतलब अपने जाति के अंतर ही विवाह। चौथा, उन्होंने व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात न करके व्यावसायिक स्वतंत्रता के अभाव की बात किया है। किसकी, अभाव। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल शब्द की जो बात चर्चा की है वो डब्ल्यू स्मॉल और जी बिसेंट। और समाजशास्त्र में बात आएगी तो ये रॉस ने किया है समाजशास्त्र में, लेकिन सब शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू स्मॉल एंड जी बिसेंट। अगला है डेहरनडार्फ के अनुसार या डेहरनडार्फ के अध्ययन में मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राल्फ डेहरनडार्फ कहते हैं कि औद्योगिक समाजों में वर्ग का निर्माण और संघर्ष किसके माध्यम से होता है, सत्ता के माध्यम से। किसके माध्यम से, सत्ता के माध्यम से। तो यहाँ राइट आंसर सेकंड। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अपने सिद्धांत में संघर्ष का कारण आर्थिक शोषण को न मानकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति बताया है। तो सत्ता की बात करते हैं राल्फ डेहरनडार्फ। अगला है सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा है। तो सेंट साइमन ने समाज को जैविक घटना के रूप में देखा है। अगला शुट्स ने 2 प्रकारों के संबंधों में भेद किया है। तो अल्फ्रेड शुट्स ने 2 प्रकार के संबंधों की बात की है, हम संबंध और वे संबंध। कौन कौन से, हम संबंध और वे संबंध। अगला है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक क्रिया माना जाता है, यह कहेंगे। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को इन्होंने प्रतिकूलता माना है। क्या माना है, प्रतिकूल। एक होता है अनुकूलन सामाजिक क्रिया, एक होती प्रतिकूलन, सहयोगी असहयोगी। तो असहयोगी प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को देखा जाता है।
अगला है, किसने कहा कि तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली है तथा सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं। क्या तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली है, सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं, या इमैनुअल कांट का स्टेटमेंट है। अगला है, लोम्ब्रोसो के सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आते हैं। तो लोम्ब्रोसो का सिद्धांत है वह किस रूप में देखा जाता है। तो इन्होंने कहा कि आपराधिक जन्मजात होते हैं, जैविक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। अगला है, परिस्थिति असंगति और क्रिस्टलीकरण की बात किसने की है। तो परिस्थिति असंगति और क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं गेरार्ड जी लेस्की। अगला है, कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है। कानून और धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है। तो जनमत में की जो है व्यवस्थित रूपरेखा नहीं होती है, कानून की होती है। प्रभाव होगा, ऐतिहासिकता होगी, सामाजिक स्वीकृति होती। कानून जहाँ व्यवस्थित होता है वहीं रीति रिवाज और जनमत जो है अव्यवस्थित होते हैं। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने विचलन को व्यक्ति का दोष नहीं अपितु समाज की परंपरा माना है। किस कारण। तो जो हार्वर्ड बेकर का सिद्धांत है कलंक का, स्टिग्मा थियरी, वह इन्होंने कहा कि भाई समाज एक लेबल लगा देता है, लेबलिंग की थियरी। तो हार्वर्ड बेकर है, उनका समाज व्यक्ति के ऊपर लेबल लगा देता है कि सामने वाला चोर है या कुछ भी है, बार बार तो वह वैसा बन जाता है। तो हार्वर्ड बेकर का जो है समाज परंपरा सिद्धांत और अपराध के संबंध में जो है माना जाता है लेबलिंग थियरी। अगला है, किसने क्रिया की विश्लेषण के संदर्भ के लिए संदर्भ संरचना की अवधारणा विकसित की। संदर्भ संरचना की बात करते हैं टालगट पार्सन। और यहाँ संदर्भ समूह की बात होती तो मैक्स आर के मार्टन जी होते हैं। तो संदर्भ संरचना टी पार्सन। अगला है, सामाजिकरण को समझने के लिए परिस्थिति परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया। परिस्थिति की परिभाषा का सिद्धांत W.I. थॉमस है। अगला है, इमाइल दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की परिभाषा बताती है कि सामाजिक तथ्यों को कम से कम 4 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। कौन सा इसमें से गलत है। वाध्यता की बात करते हैं, बाध्यता की बात करते हैं, व्यक्ति अभिव्यक्ति पर निर्भरता की बात नहीं करते और सामान्यता की बात करते हैं। और चौथा जो है वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र क्या, सामान्य और स्वतंत्र। तो किसकी बात नहीं करते, व्यक्ति अभिव्यक्ति से निर्भरता। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 3rd। अगला है, हाबहाउस की पुस्तक सोशल डेवलपमेंट की मुख्य विशेषता या विषय वस्तु क्या है। सोशल डेवलपमेंट। तो इन्होंने सोशल डेवलपमेंट में रीति रिवाज और कानूनों के विकास की बात कही है। अगला है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगस्त काम्टे हैं। अगला है, अगस्त काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद के प्रथम और प्रमुख उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो मानव मस्तिष्क को धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं से मुक्त कराना शामिल है, वैज्ञानिकता की ओर ले जाना, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना, ये भी बात करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में नियमों के वैज्ञानिक अवलोकन को शुरू करना, इसकी भी बात प्रत्यक्षवाद करता है। और सामाजिक घटनाओं के लिए अलौकिक सुपर नेचुरल व्याख्याओं को बढ़ावा देना, तो इसकी बात जो है इन्होंने नहीं की है प्रत्यक्षवाद में। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह हो जा 4। अगला है, इमाइल दुर्खीम ने आधुनिक विकसित जटिल समाज के विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है नहीं है। क्या नहीं है, विकसित और आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है। तो संरचनात्मक विभेदीकरण, जटिल और उच्च स्तरीय पक्ष होता है, क्षतिपूरक कानून होता है, सहयोग अंतर्निर्भरता की बात की है, सामान्य चेतना या सामूहिक चेतना की बात जो है कमी होती है। इसकी बात इन्होंने आधुनिक समाज के लिए नहीं किया है दुर्खीम ने।
अगला है अगस्त काम्टे के अनुसार विज्ञान के पदानुक्रम में विज्ञानों के क्रम का आधार क्या है। तो उन्होंने कहा विज्ञानों का जो क्रम है जिसमें विभिन्न विषयों में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाई जाती है। क्या है? प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ थर्ड सही होगा। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किस प्रकार के उद्विकासी सिद्धांत को दिया है? सार्वभौमिक उद्विकास का सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाज के लिए जीवात्म प्रारूप ऑर्गेनिक मॉडल के रूप में से जुड़ा नहीं है। तो उद्विकासी या जैविक या सावयवी मॉडल से कौन नहीं जुड़े हैं? तो मैक्स वेबर नहीं है, तुर्खीम बात करते हैं, स्पेंसर और काम्टे बात करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है 4 होगा, मैक्स वेबर। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर के जैविक सादृश्य की अवधारणा के अनुसार जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है समाज में क्या होता है? तो समाज में उसकी संरचना अधिक विभेदित और जटिल होती जाती है, अधिक विभेदित और जटिल होती जाती है। अगला है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक है जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टोटिज्म पर अपने कार्य के लिए नहीं जाने जाते, या टोटिज्म या टोटमवाद से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? दुर्खीम है, मॉर्गन है, हाविट्स है, लेकिन टॉनिच नहीं है। कौन नहीं है? टॉनिच। अगला है इमाइल दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक से सावयवी एकता की ओर संक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? परिवर्तन क्यों होता है? तो इन्होंने कहा कि गतिशील घनत्व, जनसंख्या घनत्व या गतिशील घनत्व के कारण जो है परिवर्तन होता है। अगला है निम्नलिखित के अनुसार हर्बर्ट स्पेंसर ने औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? स्वैच्छिक सहयोग की बात की, निजी संगठनों का प्रोत्साहन, आर्थिक स्वायत्तता का ह्रास, राज्य हेतु लाभ, राज्य के लाभ हेतु व्यक्तियों का अस्तित्व हो, इसकी बात जो है हर्बर्ट स्पेंसर नहीं करते हैं। अगला है इमाइल दुर्खीम ने मोरल एजुकेशन में नैतिकता के मूल प्रकृति का जो है परीक्षण किया। वे नैतिक तथ्यों के 3 आवश्यक तत्वों के प्रस्ताव पर विचार करते हैं। कौन सा इसमें से गलत है? किसकी बात दुर्खीम नहीं करते? तो उन्होंने कहा नैतिकता में अनुशासन होना चाहिए, सामाजिक समूहों से लगाव होना चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए, समर्पण की बात जो है नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा काहे की बात? समर्पण। अगला है मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समुच्चय तार्किक बॉर्डर लाइन या सीमा रेखा पे है? तार्किक के बॉर्डर लाइन मतलब तार्किक के नज़दीक कौन सी है? तो परंपरागत और भावनात्मक क्रिया सीमा रेखा पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण अगस्त काम्टे के द्वारा प्रस्तुत अंधविश्वास के चरण में सम्मिलित नहीं है? अंधविश्वास के चरण में थियोलॉजिकल स्टेज में कौन जुड़ा नहीं है? तो जादू और टोना की बात करते हैं, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी संरक्षणात्मक रिचुअल या अनुष्ठानिक रिवाज की बात नहीं की है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसकी बात जो है थियोलॉजिकल स्टेट में नहीं करते। अगला है इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित है? तो इन्होंने आत्महत्याओं का सांख्यिकी विश्लेषण किया है। क्या? सांख्यिकी और तुलनात्मक विश्लेषण। 11 देशों का इन्होंने डेटा लिया था जिसके आधार पर इन्होंने सबका सांख्यिकी तुलनात्मक विश्लेषण किया था। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार अन्वेषक और शिक्षक के अनुभवजन्य तथ्यों और व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंध में क्या करना चाहिए? अनुभवजन्य तथ्य और व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंध में क्या करना चाहिए? तो उन्हें बिना शर्त को अलग रखना चाहिए।
कि भाई अनुभव, तथ्य और व्यक्तिगत मूल्यांकन, मतलब भेदभाव को जो है अलग रखना चाहिए। अगला है, किसने कहा कि पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय है? पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय है, ये मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति और सत्ता में मुख्य रूप अंतर क्या है? शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है? तो इन्होंने कहा शक्ति अवैधानिक ढंग से संदर्भित करती है, मतलब शक्ति को वैधता प्राप्त नहीं होती है, जबकि सत्ता को वैध नियंत्रण के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला है, मैक्स वेबर की पुस्तक जो है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत आधुनिक यूरोप में निवास कर रहे उन अनेक समूहों की चर्चा सांख्यिकी तथ्यों के साथ करते हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उनके द्वारा नहीं बताया गया है? तो कौन सा समूह इन्होंने नहीं बताया, पहले जान लेते क्या क्या बताते हैं। तो उन्होंने बिजनेस लीडर्स और पूंजी के स्वामियों की बात की, उच्च स्तरीय कुशल श्रमिक की बात की है, आधुनिक उद्यमों में जुड़े तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मियों की बात की है, लेकिन गांव के मध्यम स्तर पर किसान की चर्चा जो है मैक्स वेबर नहीं करते हैं। अगला है, मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप में से कौन सा प्रकार सैनिक का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, जो कर्तव्य और सम्मान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है? तो 21 प्रकार की क्रिया आएगी, तो यह मूल्य तर्कसंगत या मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में देखा जाएगा। वैल्यू के लिए वह जो है होता है वर्थ रेशनल क्रिया। अगला है, इकोनॉमी एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पुस्तक किसकी है? 1844 में प्रकाशित हुई है। यह जर्मन दार्शनिक है, तो कौन है? कार्ल मार्क्स है। कौन? कार्ल मार्क्स। अगला है, मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास है, प्रशासनिक कार्यों की गुणात्मक विकास है, नौकरशाही की तकनीकी श्रेष्ठता है, जनसंख्या वृद्धि की बात इन्होंने नहीं की है। अगला है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के मूलतः 2 पहलुओं से परिवर्तन होता है, किसके कारण? तो मार्क्स ने कहा 2 पहलू, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध में परिवर्तन से ही परिवर्तन आता है। क्या कहा? उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध से परिवर्तन आता है। अगला है, कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग की संभावित आत्म जागरूकता से वास्तविक आत्म जागरूकता की ओर गति को दर्शाने के लिए किन 2 अवधारणाओं के बीच अंतर किया है? किसने? कार्ल मार्क्स ने। कहा कि कैसे जागरूकता आएगी, किस कारण होगा? तो इन्होंने कहा पहले स्टेज में व्यक्ति अपने स्वयं के वर्ग के लिए होगा, फिर उसके लिए वह पूरे देश में अपने जैसे लोगों के लिए जागरूक होगा। तो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात जो है कार्ल मार्क्स करते हैं। अगला है, अगस्त काम्टे के अनुसार अवलोकन का अर्थ बिना मार्गदर्शन खोज जो विविध तथ्यों के लिए हो से नहीं है। उनके मत में किस उद्देश्य हेतु अवलोकन प्रयुक्त होता है? तो अवलोकन किसके लिए होता है? तो इन्होंने कहा पूर्व प्रारंभिक सिद्धांतों के मार्गदर्शन हेतु अवलोकन किया जाता है। तो यहाँ ये सही हो जाएगा कि पूर्व प्रारंभिक सिद्धांतों के मार्गदर्शन हेतु अवलोकन होता है। अगला है, कार्ल मार्क्स के पद्धति शास्त्र के बारे में किसने कहा कि भौतिकवाद सामान्यतः रूप में वस्तुगत से वास्तविक सत्ता पदार्थ, चेतना, संवेदना, अनुभव के तंत्र को मानता है। भौतिकवाद सामान्य रूप से वस्तुगत से वास्तविक सत्ता पदार्थ को चेतना, संवेदना और अनुभव से स्वतंत्र मानता है। चेतना केवल सत्ता का प्रतिबिंब है सबसे अच्छे रूप में, और इसका लगभग सच्चा और पर्याप्त आदर्श प्रतिबिंब क्या होगा?
तो किसने यह कार्ल मार्क्स के बारे में कहा है? तो ये व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि भौतिकवाद सामान्यतः रूप में वस्तुगत से वास्तविक सत्ता पदार्थ को चेतना और संवेदना अनुभव से स्वतंत्र मानता है। चेतना केवल सत्ता का प्रतिबिंब है और सबसे अच्छे रूप में इसका लगभग सच्चा पर्याप्त आदर्श प्रतिबिंब होता है। तो इनका जो चेतना है वह राजनीति से संबंधित है, सत्ता से संबंधित है। तो व्लादिमीर लेनिन। अगला है जॉर्ज सिमेल की समाजशास्त्री पद्धति विशेष रूप से ज्ञान के सिद्धांत किससे प्रभावित है? ज्ञान का सिद्धांत किससे प्रभावित है? इमैनुअल कांट से। अगला है जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र के 3 स्वरूपों फॉर्म्स की चर्चा की है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो समाजशास्त्र के 3 सामान्य समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की बात करते हैं, भौतिक समाजशास्त्र की बात नहीं करते। तो राइट आंसर होगा भौतिक समाजशास्त्र। अगला है जॉर्ज सिमेल के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है? तो सिमेल कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप जो है बुनियादी संरचनात्मक विन्यास है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलियंस पुस्तक किसकी है? तो कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलियंस पुस्तक जॉर्ज सिमेल की है। तो जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया है। बाद में कोजर इनसे प्रभावित होकर संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात चर्चा की है। अगला जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों के समूहों का नाम है जो जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा समाज क्या है? व्यक्ति के अंतःक्रिया से बने समूह है, जॉर्ज सिमेल कहते हैं। अगला है सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स की बात करते हैं विल्फ्रेड पैरेटो। अगला है विल्फ्रेड पैरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में शेर के लिए शेर शब्द का प्रयोग किनके लिए करते हैं? तो निश्चित आय वाला रेंटियर वर्ग जो है उसके लिए शेर, और जोखिम लेने वाले के लिए उन्होंने लोमड़ी का प्रयोग किया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने बुर्जुआ आजी कार्ल मार्क्स कहा जाता है? बुर्जुआ आजी कार्ल मार्क्स किसे कहा जाता है? पैरेटो को। किसको? बुर्जुआ आजी कार्ल मार्क्स, पैरेटो। अगला जॉर्ज सिमेल व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर शहरी जीवन के प्रभाव की जांच निम्नलिखित अपने किस कार्य से करते हैं? तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान और शहरी जीवन, मेट्रोपॉलिटन एंड मेंटल लाइफ नामक पुस्तक में इन्होंने इसकी चर्चा की है। अगला है किसी व्यक्ति द्वारा विचलित व्यवहार और अपराध सीखना, मतलब विचलित व्यवहार या अपराध को सीखना नकारात्मक सामाजिकरण की श्रेणी में रखेंगे। अगला पैरेटो के अनुसार कौन सी अवधारणा समाजशास्त्र के लिए प्रासंगिक है लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नहीं? तो इन्होंने कहा समूह या समग्र समाज की अधिकतम उपयोगिता जो है वह समाजशास्त्र के लिए प्रभावित है, जनसंख्या, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नहीं। अगला है विल्फ्रेड पैरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग 2 श्रेणियों में क्या है? श्रेणियाँ क्या है? तो इन्होंने कहा कि अभिजात वर्ग में 2 श्रेणियाँ, एक शासक अभिजात वर्ग, एक गैर शासक अभिजात वर्ग होगा। एक तो पॉलिटिशियन होंगे और एक जो पूंजीपति अमीर होंगे उनको गैर शासक अभिजात वर्ग में रखा जाता है, शासक पॉलिटिशियन। अगला है अगस्त काम्टे ने जीव विज्ञान, बायोलॉजी एंड समाजशास्त्र में साम्यता की विवेचना की। उनके अनुसार जीव विज्ञान में हमें शारीरिक संरचना के 3 अवयवों से पृथक कर सकते हैं। तो कौन कौन से अवयव की बात इन्होंने की है? तो तत्व, टिश्यू, ऊतक और अंग। क्या क्या? तत्व, टिश्यू, ऊतक एवं अंग की बात जो है अगस्त काम्टे करते हैं। अब देखिए कि ये कितना डीप जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है सभ्य समाज संपूर्ण इतिहास का वास्तविक स्रोत तथा मंच है। किसने कहा कि सभ्य समाज संपूर्ण इतिहास का वास्तविक स्रोत या मंच है? यह मार्क्स और एंजल कहते हैं। अगला है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में लोमड़ी किस प्रकार के अवशिष्ट चालकों से प्रेरित होती है, प्रतिनिधित्व करती है? लोमड़ी। तो लोमड़ी जो है सम्मिलन के अवशिष्ट चालक की बात करती है। किसके? सम्मिलन के अवशिष्ट चालक की।
अगला है द प्रॉब्लम ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री। द प्रॉब्लम ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है जॉर्ज सिमेल। अगला है कार्ल मार्क्स के अनुसार वह संपूर्ण जिसमें विश्व इतिहास कहा जाता है किसके आधार पर सृजन होता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई जो इतिहास बनता है वह मनुष्य के द्वारा मानव श्रम के आधार पर ही सृजन होता है, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगला है एक शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाता है बल्कि सहकर्मियों के साथ सहयोग करता है, प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करता है और अभिभावकों के साथ बातचीत करता है, समाज में योगदान देता है। इसको संयुक्त जिम्मेदारी को क्या कहते हैं, तो उसके सभी जिम्मेदारी को भूमिका पुंज कहेंगे। छात्र, सहकर्मी, अभिभावक, प्रधानाचार्य सबसे जुड़ी कुछ ना कुछ भूमिकाएं हैं, लेकिन परिस्थिति एक है इसलिए इसको भूमिका पुंज कहेंगे। अगला है सामाजिक तथ्य को समझने के लिए दुर्खीम तुलनात्मक पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? उनका जो तुलनात्मक पद्धति होती है यह कार्य कारण संबंध की व्याख्या कर सकती है। अगला है कांट के अनुसार अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था। तो अलौकिक अवस्था में कौन सा समाज था, तो अलौकिक अवस्था में इन्होंने वैधानिक समाज की चर्चा की है। किससे? वैधानिक समाज की। अगला है मूल प्रवृत्ति अथवा भावनाएं विल्फ्रेडो पैरेटो के अनुसार परस्पर एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। इनके संदर्भ में 6 प्रकारों की चर्चा की है। 6 प्रकारों में कौन सा नहीं है, तो संयोजन हेतु मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, समूह में दृढ़ता की मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, वाय क्रिया और कृत्य की भावनाओं की मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, बहिष्करण हेतु मूल प्रवृत्ति की बात नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, बहिष्करण हेतु मूल प्रवृत्ति की बात पैरेटो जो है नहीं करते। अगला कार्ल मार्क्स ने श्रम कार्य के क्षेत्र में अलगाव के 4 स्तरीय पक्षों का उल्लेख किया है। तो अलगाव का कौन सा पक्ष गलत है, मतलब किसकी चर्चा कार्ल मार्क्स नहीं करते हैं। तो वस्तुओं को उत्पादित किया गया है, जो उत्पादित वस्तु है उनसे मनुष्य का अलगाव करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया से मनुष्य का अलगाव, ये भी कार्ल मार्क्स कहते हैं। जिन असमानताओं को उसने स्थापित किया है उससे मनुष्य का अलगाव, तो इसकी बात नहीं करते हैं। वे स्वयं हिमसेल्फ से मनुष्य का अलगाव की बात करते हैं। तो किसकी नहीं करते? थर्ड, जिन असमानताओं को उसने स्थापित किया है, मतलब जो वर्ग बनता है उससे वो अलगाव होता है, तो ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। अब समझिए एक क्वेश्चन हमारा नेट में भी पूछा था, अलग तरीके से पूछा था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किसने कहा कि भौतिक और सामाजिक प्रकार के भाषा, रीति रिवाज, धर्म की विविधता के नीचे जो भारत में परिप्रेक्षक को प्रभावित करती हैं, हिमालय से केप कोरोमिन तक के जीवन का एक निश्चित अंतर्निहित एकरूपता अभी भी नहीं देखी जा सकती है। तो हर्बर्ट रिजले ने भौतिक, सामाजिक, भाषा, रीति रिवाज, धर्म के डिफरेंस की बात करते हैं भारत में, तो कौन? हर्बर्ट रिजले। अगला है BS गुहा ने भारत में 6 प्रजाति प्रकारों की पहचान की है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो निग्रोटो की बात करते हैं, प्रोटोस्ट्रोलाइट की बात करते हैं, मंगोलाइट की बात करते हैं, लेकिन द्रविड़ की बात इन्होंने नहीं की है। किसने? BS गुहा ने। अगला है मनु के अनुसार वर्ण संकर वर्णों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप कितनी जातियों का उल्लेख इन्होंने किया है, तो उन्होंने 57 जातियों का उल्लेख किया है। अगला है अपनी पुस्तक गैड्रीज में के परिचय में कार्ल मार्क्स ने चिंतन के 2 पलों की बात की है या विवेचना की है, करते हैं। उस पक्ष में प्रारंभ एवं समाप्त होते हैं जिसमें मार्क्स मूर्त कहते हैं। तो जो पक्ष हो या पल हो जो मार्क्स, जिसे मार्क्स ने मूर्त कहा है, तो इनमें से कौन सा पल होगा जो मूर्त होगा। तो कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए 2 पलों में कौन सा समुच्चय है जो मूर्त कहा जा सकता है, तो उसको उन्होंने विश्लेषणात्मक पल और संश्लेषित पल के रूप में चर्चा किया है। किसमें? विश्लेषणात्मक पल या संश्लेषित पल। अगला है धर्म एक आदर्श समाज में व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों का एक व्यापक सिद्धांत है। इस प्रकार सभी नैतिक कार्यों का नियम या दर्पण है। किसने कहा कि सभी नैतिक कार्यों का नियम या दर्पण है? कौन? धर्म।
तो यह हेनरिक जिमर कहते हैं कि जो धर्म है वह सभी नैतिक कार्यों का नियम या दर्पण। अगला, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कर्म के प्रमुख प्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो हिंदू धर्म में संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामय कर्म की बात करते हैं, रचित कर्म की बात नहीं करते हैं। तो राइट आंसर रचित कर्म। अगला, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया। कब? 1 जनवरी 2015। अगला है शिक्षक का मत है, किसका मत है कि धर्म अथवा अर्थ दो जुड़वा परंपराएं हैं जिन्हें हम भारतीय विचारों के इतिहास में याजकीय और लोक परंपराएं कहते हैं। ये दो स्तर हैं जिन पर भारतीय विचार रहता है और कर्म किया जाता है। कथन किसका है? तो प्रभु का स्टेटमेंट है कि धर्म अर्थ दो जुड़वा परंपराएं हैं जिन्हें हम भारतीय विचारों के इतिहास में याजकीय और लोक परंपराएं कह सकते हैं। प्रभु। अगला है, निम्नलिखित में से किसने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है? इसमें सहायक और सहप्रवासी संबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ रहने वाले दंपतियों और उनकी संतानों से मिलकर एक विशिष्ट इकाई का निर्माण करते हैं। तो यह मैकाइवर और पेज कहते हैं। कौन कहते हैं? मैकाइवर और पेज। अगला है, परिवार को परस्पर क्रियाशील व्यक्तित्वों की एकता, परस्पर क्रियाशील व्यक्तित्वों की एकता के रूप में किसने महत्व पर जोर दिया है? तो बर्गेस करते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो नवस्थानिक दंपत्ति का अपना खुद का निवास होता है। मातुल स्थानिक माँ के भाई के यहाँ निवास करते हैं। पितृ स्थानिक पति का निवास होता है, मतलब पति के पिता के यहाँ। और मातृ स्थानिक पत्नी के माता के यहाँ निवास या पत्नी का निवास कहा जाता है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, पीएन कोलेंडा ने 1887 के अनुसार संयुक्त परिवारों की व्यापकता का पैटर्न कैसे निर्धारित किया है? तो उन्होंने 76 अध्ययन तुलनात्मक किए थे। विभिन्न सामाजिक समूहों पर आधारित 76 अध्ययनों का तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने 12 टाइप के परिवारों की चर्चा की है। कितने? 12 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। अगला है, जब किसी नातेदार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित न करते हुए अन्य नातेदार के नाम से बुलाया जाए तो उसे पहचाना जाता है। उसे कहा जाता है माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनॉमी। क्या? माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनॉमी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी के अंदर विवाह की अनुमति नहीं देता है? तो कौन? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसको हम सपिंड विवाह निषेध, सपिंड विवाह निषेध भी कहते हैं। अगला है, भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी के स्वरूप का वर्णन किसने किया है? तो किसने किया है? इरावती कर्वे ने। इन्होंने 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। अगला है, ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में आर्थिक विकास की मूल बाधाएं हैं। तो ए.आर. देसाई कहते हैं कि भैया मूल बाधा क्या है? विरासत में मिला सामाजिक ढांचा और पिछड़ी निष्ठाएं, ये भारत के विकास में बाधाएं हैं। अगला है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार का स्वरूप नहीं है? तो कौन कौन सी विशेषता उन्होंने बताई है? पहली तो एक छत के नीचे रहते हैं, बात की है। एक चूल्हे से बना भोजन ग्रहण करते हैं। सामूहिक पूजन स्थल होता है। निजी संपत्ति के स्वामी जो है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ कहलाता है, तो अभिन्यास परिवार कहते हैं उसको। अभिन्यास परिवार या जनन परिवार। क्या? जनन परिवार। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल्पनिक नातेदारी फैक्टिव किनशिप में अध्ययन नहीं किया है? तो बी बंदोपाध्याय करते हैं, श्रीवास्तव जी करते हैं, एल.के. महापात्र करते हैं, लुई ड्यूमो जो है नहीं करते हैं। काल्पनिक नातेदारी, ये नया क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट के रूप में। अगला है,
1952 के प्रारंभ में सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास परियोजना का था कि स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के आर्थिक विकास और सर्वांगीण उन्नति से, क्या, आर्थिक विकास और सर्वांगीण उन्नति से। अगला है, देसाई ने 1987 के अनुसार भारत में आधुनिक औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या था? सकारात्मक प्रभाव जो देसाई ने बताया है क्या था? तो इन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत और सुसंगठित बनाना। अगला है, मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो प्रकृतिवादी से जुड़े हुए। अगला, किस समाजशास्त्री ने देखा कि जाति व्यवसाय और धार्मिक श्रेणी विभाजन के बीच अंतर पाया जाता है, क्योंकि झाड़ू लगाना या कपड़े धोना जैसे कार्य सब करते हैं, परंतु इन्हें उन जातियों के लोग करते हैं जिनको परंपरागत व्यवसाय है, यही है, तो इस कार्य के लिए उन्हें अशुद्ध माना जाता है। तो इसने कहा है, तो मैकी मैरियट कहते हैं कि भैया जब हम परंपरागत व्यवसायिक रूप में से झाड़ू लगाना या कपड़े धोना देखते हैं, तो जिनका व्यवसाय है उनको हम अशुद्ध मानते हैं, लेकिन करते सभी लोग हैं। तो इसको मैकी मैरियट ने कहा है। कौन? मैकी मैरियट। अगला है, गोल्डन बाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन बाउ जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है। ये भी नेट के एग्जाम में अभी इस बार पूछा था। अगला है, भारतीय ग्रामीण भारत में बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण शब्द किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण, तो कृषक वर्ग विभिन्न वर्गों के ऊपर जब जाते हैं उसको बुर्जुआकरण करते हैं, और जब नीचे की ओर गतिशीलता होते हैं तो उनको सर्वहाराकरण कहते हैं। अगला है, राजस्थान पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो यह 1953 में पारित हुआ। सपिंड बहिर्गमन क्या है? तो सपिंड बहिर्गमन है कि ऐसे व्यक्तियों के मध्य विवाह निषेध है जो समान पूर्वज को साझा करते हैं और उन्हें पिंड समर्पित करते हैं। अभी ऊपर इसका जो है विस्तृत बात हुआ है कि पिता की ओर से 5 पीढ़ियाँ और माता की ओर से कुछ पीढ़ियाँ, पिता की ओर से 7, माता को, ये तो कई लोगों ने अलग अलग बताया, लेकिन पिता की ओर से 5 और माता की ओर से 3 पीढ़ी का निषेध करना विवाह के लिए ही सपिंड बहिर्गमन है कानूनी रूप से। अगला है, किसने कहा कि विद्यालय युवा जन को समाज में आधारभूत मूल्यों को सामाजिककृत करना होता है? तो मूल्यों का सीखना ही सामाजिकरण है। कौन बात करते हैं? टालर पार्सन्स। अगला है, मैच द कॉलम है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 73 में। मातृत्व लाभ अधिनियम 61 में। ठेका श्रम या विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 70 में। अंतर्राज्यीय प्रवास श्रमिक रोजगार विनिमय और सेवा शर्तें अधिनियम जो है 1979 में आया था। अगला, एलियट और मैरिल के अनुसार किशोर अपराध का प्रमुख कारण क्या है? तो एलियट और मैरिल कहते हैं कि अनेक प्रकार से परस्पर संबंधित अवरोध और पर्यावरणीय कारकों का संयुक्त प्रभाव जो है भाई अपराध का प्रमुख कारण है या विचलन का प्रमुख कारण है। कि भाई अगर बच्चों को जब हम कार्य करने से कुछ रोकते हैं, उसके अलावा उसको वैसा वातावरण संगत जो है मिल जाता है कि अपराध करने लगता है। अगला, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में के अनुसार शून्य आदेश था द्वारा निरस्त किए गए बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की स्थिति क्या होगी? तो इन्होंने कहा अगर बाल विवाह से जो उत्पन्न बच्चा है उसके सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा, अर्थात संपत्ति में उसको अधिकार दिया जाएगा। अगला है, आतंकवादी हिंसा और धमकी का प्रयोग मुख्यतः भय उत्पन्न करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। सही बात है। आतंकवाद हमेशा नैतिक कारणों से उत्पन्न होता है, तो गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किन्सिक में लेवी स्ट्रास ने आचार निषेध की व्याख्या केवल एक जैविक और नैतिक निषेध के रूप में नहीं बल्कि किस प्रकार में की है? तो इन्होंने कहा है कि भैया नातेदारी में क्या होता है? विनिमय होता है, लड़कियों का लेन देन होता है।
विनिमय का नियम है जो जैविक संभोग के गठबंधन में लिए सामाजिक अनुबंध में बदल जाता है, जो कि मार्शल मास के उपहार विनिमय की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने जो है सामाजिक विनिमय के रूप में लड़कियों का जो है लेन देन के हिसाब से नातेदारी की जो है चर्चा की है। तो अगला है एक्सचेंज विनिमय। 1971 में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कितनी जातियां, संविधान में अनुसूचित में जो है कितनी जनजातियों के नाम शामिल थे? 1971 तक तो 527 जनजातियां थी। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति में शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की जिम्मेदारी होती है? तो ये अनुच्छेद 46 में है कि उन्हें शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके प्रति जो अन्याय या शोषण हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बचाने की होती है। अगला है जगन्नाथ पंथी 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समूह की विशेषता नहीं है? तो किसी न किसी रूप में बहुसंख्यक के अधीन होना, इसकी बात की है। शारीरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर बहुसंख्यक से अलग होना, इसकी बात करते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर सामूहिक रूप से भिन्न और हीन समझा जाते हैं, भी इन्होंने बताया है। समाज की राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में प्रभुत्व रखना, प्रबुद्ध की बात नहीं होती, मतलब यहाँ होना क्या है, प्रभुत्व का अभाव होना चाहिए, तब जाके यह आएगा कि अल्पसंख्यक शामिल होंगे। तो यहाँ 4 जो है पन्नीनाथ पंथ ने बात नहीं की है। जगन्नाथ पंथी। अगला है शिक्षा मानव पूंजी में निवेश के बजाय प्रमाण पत्र की खोज बन गई है वर्तमान में, तो सही बात है। लोग उच्च शिक्षा मुख्य दूसरों की तुलना में रोजगार में वरीयता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, न कि कौशल या उत्पादकता के में सुधार के लिए। तो दोनों बात सही है और व्याख्या भी है कि किस कारण भाई प्रमाण पत्र एक खोज बन गया। केवल लोग वरीयता मतलब सीनियरिटी के लिए जो है प्राप्त कर रहे हैं, कौशल के लिए डिग्री नहीं ले रहे हैं, प्रमोशन के लिए ले रहे हैं। अगला है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नियुक्त किया गया था, किस लिए? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए। किस लिए बलवंत राय मेहता समिति? सामुदायिक। तो यहाँ देखिए इसका आंसर जो है इन्होंने गलत दिया है। किसने? बलवंत राय मेहता समिति हमारा जो जुड़ा हुआ पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने के लिए लाया गया था। किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा के लिए 1957 में बताया है। तो इन्होंने जो पंचायती राज के 2 स्तरीय उसकी चर्चा की थी। तो यहाँ इसको हम डाउट में रखते हैं, हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए और आरपीएससी ने इसका आंसर बी दिया, सेकंड दिया है। अगला है अपराध को किस प्रकार की परिभाषित किया जाए कि आपराधिक व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन है? किसने परिभाषित किया कि आपराधिक व्यवहार सामाजिक व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन है? समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध मूलतः आचरण मानदंडों का उल्लंघन जिससे प्रतिबंध शामिल है, चाहे वह किसी आधुनिक राज्य के आपराधिक कानून हो या विशेष सामाजिक समूहों में कार्यरत नियम, चाहे भाई कानून हो चाहे किसी समूह के नियम हो, उसको तोड़ना ही अपराध है। किसने कहा? तो रेकलेस ने कहा है, WC रेकलेस। अगला है झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 3 उभरते हुए मुद्दे? सतत इकोनॉमी, इकोलॉजी और इक्विटी। क्या? इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इक्विटी। अगला है भारत के लोगों के साथ 7 नस्ली मतलब 7 प्रजाति प्रकारों की चर्चा किसने की? हर्बर्ट रिजले ने। 6 गुहा ने 6 बताए हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अंतर्गत पहचाने गए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन है? तो उन्होंने कहा बाल नीति में उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और भागीदारी की बात कही गई। क्या?
उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और भागीदारी। अगला है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन की बात करते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। अगला है मैक्स वेबर, 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था के दो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मैक्स वेबर ने भारत में जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं बताई, सहभोजन और सहविवाह, मतलब अंतः विवाह। अगला है मैकी मैरियट, 1955 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी में जातियों, इन्होंने तो मैकी मैरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया, वहाँ जातियों के बीच भोजन और पेय पदार्थों को आदान प्रदान किस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित है? तो जजमानी व्यवस्था की इन्होंने बात की। अगला है आधुनिकता के परिणामों में गिडिंग्स ने निम्नलिखित में से आधुनिकता के प्रमुख विखंडन तंत्र के रूप में पहचान किया है। तो इन्होंने आधुनिकता के विखंडन तंत्र के रूप में प्रतीकात्मक संकेत और विशेषज्ञ प्रणाली की बात कही है। अगला है आंद्रे बेते 1966 के अनुसार भारत में जातिगत पदानुक्रम बनाए रखने और पुनः स्थापित करने के लिए कौन से तत्व जो है सहायक थे? तो आंद्रे बेते ने कहा कि उच्च जातियों का भूस्वामित्व पर कंट्रोल ही है जो पदानुक्रम को बनाए रखे है। अगला है वैश्वीकरण के संदर्भ में विक्षेत्रीकरण शब्द का अर्थ क्या है? विक्षेत्रीकरण, तो विक्षेत्रीकरण बताता है कि वैश्विक एकीकरण के कारण राष्ट्रीय सीमाओं का जो है महत्व कम हो गया है। अगला है गुन्नार मिल्डर ने भारत की आर्थिक कमजोरी का मुख्य कारण क्या बताया कि भारत में आर्थिक कमजोरी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ पहल की कमी है, श्रम के प्रति सम्मान नहीं है। भैया हम श्रम को जैसे छोटे मोटे कार्यों को हीन भावना से देखते हैं, इस कारण भारत में आर्थिक कमजोरी है। पढ़े लिखा वर्ग जो है छोटा कार्य नहीं करना चाहते हैं, ये गुन्नार मिल्डर के अनुसार। तो पहल की कमी और श्रम के प्रति सम्मान का अभाव जो है भारत की आर्थिक कमजोरी का प्रमुख कारण है मिल्डर के अनुसार। बेली, आंद्रे बेली या बेले के अनुसार उड़ीसा के पहाड़ी गांव बिसीपाड़ा, यहाँ होना चाहिए एफजी बेली के अनुसार बिसीपाड़ा में ब्राह्मण और अन्य जातियों की स्थिति में योद्धा जातियों के संबंध कैसी थे? तो योद्धा जाति जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से जातियों पर निर्भर थे, अन्य जातियों पर निर्भर थे। किस पे? अन्य पर। अगला है जॉन पाकुलस्की और मैल्कम वाटर के अनुसार पूंजीवादी समाजों का स्तरीकरण प्रणाली 3 चरणों से गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सी बात नहीं की है? तो उन्होंने कहा आर्थिक वर्ग समाज, संगठित वर्ग समाज और परिस्थिति पारंपरिक समाज की बात करते हैं, राजनीतिक वर्ग की बात जो है नहीं करते हैं। तो राजनीतिक वर्ग हमारा गलत है, अर्थात यहाँ राइट आंसर थर्ड सही होगा। अगला है मॉरिस गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो गिन्सबर्ग ने 4 भाग बताए, सोशल आकार की, सामाजिक आकार की, नियंत्रण की बात करते हैं, बाध्यकी की बात करते हैं, सामाजिक प्रौद्योगिकी की बात नहीं करते। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक बाध्यकी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात नहीं करते। अगला है समाजशास्त्र का वह विज्ञान, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों से संबंधित है। किससे? सामाजिक समूहों से, जिसके आंतरिक रूप या संगठन के तरीके वे प्रक्रियाएं हैं जो संगठन के इन रूपों को बनाए रखती हैं और बदलती हैं, समूहों के बीच संबंध है। तो समाजशास्त्र को इस प्रकार किसने परिभाषित किया? तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों से संबंधित है, H.M. जॉनसन ने बात की। अगला है एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 रूप में मार्ग बताए हैं। जब हम पूछते हैं कि संस्थापक पिता ने क्या कहा, तो एलेक्स इंकल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग नहीं है? तो उन्होंने ऐतिहासिक की बात नहीं की है, अनुभविक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक की बात करते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द को प्रायः जन संस्कृति, मास कल्चर शब्द में प्रयुक्त किया जाता है? तो लोकप्रिय संस्कृति को
या पॉपुलर कल्चर को ही आज के समय में जन संस्कृति या मास कल्चर कहा जाता है। अगला है सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, भूमिकाओं तथा संविधियों, स्टेटस की व्यवस्था है जो प्रकट प्रकार के घटक और जो मानव मस्तिष्क की परिधि के बाहर स्थित है। किसके? मानव मस्तिष्क के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रियों ने इस मत से सहमत नहीं है? तो ब्राउन है, मालिनोव्स्की है, डेरेनडार्फ नहीं है। कौन नहीं है? डेरेनडार्फ नहीं है। इसके अलावा नॉडेल जो है। तो मुख्यतः ये जो डिफिनेशन दिया गया है यह नॉडेल से ही संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा कि आर डेरेनडार्फ ने परिस्थिति के संदर्भ में चर्चा नहीं। अगला दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित श्रम विभाजन वाली पुरानी संस्कृतियों की विशेषताएं हैं। तो भाई आदिम समाज या पुरानी संस्कृति क्या किस में रखा है उन्होंने? यांत्रिक एकता वाले समाज में। आधुनिक समाज को इन्होंने सावयवी एकता और पुराने या निम्न श्रम विभाजन यांत्रिक एकता वाले समाज में। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बीच अंतर किया है? तो एडमिन लेमर्ट ने जो है सेकेंडरी विचलन और प्राइमरी विचलन की बात कही है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।